अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हम आज नया चैप्टर शुरू करेंगे। इस चैप्टर का नाम है टेम्परेचर एंड बॉडी फ्लूइड रेगुलेशन और इसमें आज हम फर्स्ट लेक्चर पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ होम्योस्टेसिस। तो कॉन्सेप्ट ऑफ होम्योस्टेसिस में हमने क्या क्या सीखना है। कॉन्सेप्ट ऑफ होम्योस्टेसिस में सबसे पहली बात करेंगे इंट्रोडक्शन टू होम्योस्टेसिस, उसके बाद बात करेंगे एग्जाम्पल्स ऑफ होम्योस्टेसिस, उसके बाद बात करेंगे मैकेनिज्म ऑफ होम्योस्टेसिस, उसके बाद बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ होम्योस्टेसिस और लास्ट पे हम बात करेंगे कंपोनेंट्स ऑफ होम्योस्टेसिस। तो शुरू करते हैं हम। सबसे पहले बात करते हैं इंट्रोडक्शन टू होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस क्या होता है? होम्योस्टेसिस दो पार्ट पर मुश्तमिल एक नाम है जो ग्रीक लैंग्वेज से डिराइव किया हुआ है। पहला नाम है होम्योस, जिसका मतलब क्या होता है सेम या सिमिलर, और दूसरा होता है स्टेसिस, जिसका मतलब होता है स्टैंडिंग। तो होम्योस्टेसिस का लिटरल मीन क्या हो गया कि स्टैंडिंग स्टिल या सिमिलर कंडीशंस का परजिस्ट करना, इसको हम होम्योस्टेसिस लिटरली कहेंगे। इसके बाद बात करेंगे, हम इसको डिफाइन करते हैं, द प्रोटेक्शन ऑफ इंटरनल एनवायरनमेंट फ्रॉम द हार्म्स ऑफ फ्लक्चुएशन इन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट इज कॉल्ड होम्योस्टेसिस। के बैरूनी माहौल में होने वाली तब्दीलियों से अंदरूनी माहौल या लिविंग सिस्टम के अंदर इनसाइड द लिविंग ऑर्गेनिज्म में बचाना उस बैरूनी एनवायरनमेंट की तब्दीलियों से, इसको हम होम्योस्टेसिस कहते हैं। तो जब हम होम्योस्टेसिस की बात करते हैं तो होम्योस्टेसिस किसी भी जानदार के एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में कुछ कंडीशंस बहुत ज़्यादा हाई हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल अगर टेम्परेचर है तो वो बहुत ज़्यादा हाई हो सकता है, या टेम्परेचर जो है वो लो हो सकता है। लेकिन लिविंग ऑर्गेनिज्म एक मेंटेनेंस रेंज के अंदर टेम्परेचर को जो है उसको रेगुलेट करते हैं। इस सारे प्रोसेस का नाम क्या होता है? होम्योस्टेसिस। जैसे कि हम एग्जांपल के तौर पर लेते हैं, सबसे पहले एग्जांपल लेते हैं हम टेम्परेचर की। तो इसमें क्या होता है कि बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड के राउंड अबाउट रहता है। 36.8 से लेकर 38.2 तक ये जो है ना टेम्परेचर बॉडी का रहता है। एवरेज बॉडी टेम्परेचर 37 है और इसकी मेंटेनेंस को थर्मो रेगुलेशन कहते हैं, या इसी को हम होम्योस्टेसिस कहेंगे। इसके बाद दूसरी एग्जांपल लेते हैं कि बॉडी के अंदर जो वाटर है, वाटर की जो अवेलेबिलिटी है, मेंटेनेंस ऑफ वाटर एंड द सॉल्यूट बैलेंस विद इन द बॉडीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, अबाउट 70% ऑफ जो ह्यूमन बॉडी है वो पानी होता है। इसी के मेंटेनेंस को हम क्या कहेंगे? होम्योस्टेसिस कहते हैं। इसके लेवल को राउंड अबाउट 70% बॉडी के अंदर मेंटेन करना, तो ये भी होम्योस्टेसिस एग्जांपल है। इसके बाद अगर हम देखते हैं ब्लड की कंपोजिशन, तो ब्लड के प्लाज्मा के अंदर जो है वो डिफरेंट जो वाटर या सल्यूट है, आयन्स हैं, उसके अलावा प्रोटीन्स हैं, उसके अलावा ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं, ग्लूकोज हैं और दूसरे जो कंपोनेंट्स हैं, उन सबको एक मेंटेनेंस रेंज के अंदर मेंटेन करना, इसको भी होम्योस्टेसिस कहते हैं। कि होम्योस्टेसिस में जो बॉडी फ्लूइड्स हैं उनमें वाटर की, सल्यूट की कंसंट्रेशन को मेंटेन करना, उसके अलावा टेम्परेचर को मेंटेन करना, ये सारा किस में आ जाता है? होम्योस्टेसिस में आ जाता है। तो मैकेनिज्म ऑफ होम्योस्टेसिस की बात करते हैं। अ प्रोसेस बाय विच एन ऑर्गेनिज्म कीप्स इंटरनल कंडीशंस रिलेटिवली कांस्टेंट डिस्पाइट चेंजेस इन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट्स। कि ये असल में प्रोसेसेस हैं जिसमें क्या होता है, जो इंटरनल कंडीशंस हैं उनको तकरीबन कांस्टेंट रखा जाता है, बाहर चाहे जितनी मर्जी तब्दीलियां होती रहें। तो इस सारे प्रोसेस को हम जो है ना वो होम्योस्टेसिस कहते हैं। तो हर ऑर्गेनिज्म, ईच ऑर्गेनिज्म हैव इट्स ओन स्पेसिफिक सेटअप, जो वो एवोल्यूशनरी हिस्ट्री के दौरान लेता है कि हर ऑर्गेनिज्म का एक स्पेसिफिक सेटअप है। स्पेसिफिक सेटअप से क्या मुराद है? उसका एक बॉडी का टेम्परेचर उसने अडॉप्ट किया हुआ है, उसके अलावा उसने जो बॉडी फ्लूइड कंसंट्रेशन है उसको भी उन्होंने एवोल्यूशन के नतीजे में अडॉप्ट किया हुआ है कि एक स्टैंडर्ड उनकी बॉडी के अंदर इन कंडीशंस का होता है। अब एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में कंटिन्यूसली फ्लक्चुएशंस होती रहती हैं। बाहर वाला अगर हम देखें तो वो सुबह टेम्परेचर और होगा, दोपहर को टेम्परेचर और होगा, शाम को टेम्परेचर और होगा। लेकिन अगर ह्यूमन बॉडी की बात करते हैं तो इसका टेम्परेचर, एवरेज टेम्परेचर जो है वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा। अब ऑर्गेनिज्म रेजिस्ट अगेंस्ट एक्सटर्नल चेंजेस बाय मेकिंग एडजस्टमेंट। अब ये जो बाहर वाला टेम्परेचर है उसके अगेंस्ट जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं या ह्यूमन है वो क्या करेगा? रेजिस्ट करेगा एक्सटर्नल चेंजेस के अगेंस्ट और कुछ एडजस्टमेंट करेगा। अब इन्हीं चेंजेस हो, इन्हीं एडजस्टमेंट्स को हम होम्योस्टेसिस कहते हैं। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि लिविंग ऑर्गेनिज्म है, तो लिविंग ऑर्गेनिज्म पर हमेशा एक्सटर्नल कंडीशंस ऑपरेट होती रहती हैं
और वो एक्सटर्नल कंडीशंस डायरेक्टली अफेक्ट करेंगी इनके इंटरनल कंडीशंस को, कि एक्सटर्नल जो चेंज है वो इंटरफेयर करेगी इंटरनल चेंज को। अब इंटरनल चेंज अगर इंटरफेयर होती है तो उसके नतीजे में क्या होगा भाई, उसका बॉडी का मेटाबॉलिज्म, उसकी नॉर्मल कंडीशन डिस्टर्ब हो जाएंगी। तो उस डिस्टर्बेंस को कंट्रोल करने के लिए, उस इंटरनल जो चेंज है उसको कंट्रोल करने के लिए, उसको मेंटेन करने के लिए मैकेनिज्म ऑपरेट होता है। उस मैकेनिज्म का नाम है होम्योस्टेसिस। और होम्योस्टेसिस अगर ऑपरेट नहीं होता तो उसका नतीजा क्या होगा, जो डिसऑर्डर होगा, मेल फंक्शन होगा, डिजीज होगी और डिपार्चर हो जाएगा स्टेडी स्टेट से, कि स्टेडी स्टेट जो होम्योस्टेसिस ने मेंटेन करनी थी उससे निकल जाएगा सेल, या उससे ऑर्गेनिज्म निकल जाएगा और उसके नतीजे में क्या होगा, कोई भी डिसऑर्डर हो सकता है, मेल फंक्शन हो सकता है, डिजीज हो सकता है। लेकिन अगर होम्योस्टेसिस ऑपरेट कर जाता है तो फिर बॉडी जो है वो वर्क ऑप्टिमम होगा और एक बॉडी जो है वो स्टेडी स्टेट में रहेगा। अच्छा, इसको अब यहाँ पर देखते हैं हम कि ये जो कंटिन्यूसली जो है होम्योस्टेटिक, अगर कंट्रोल साइकिल की बात करें तो कंटिन्यूसली एक्सटर्नल फैक्टर जो है ना वो असरअंदाज होते ही रहते हैं। और एक्सटर्नल फैक्टर क्या करेंगे, ये डिपार्चर करेंगे स्टेडी स्टेट से। और जब स्टेडी स्टेट से डिपार्चर करने की कोशिश करेगा सेल या लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो रिसेप्टर्स फौरन बताएंगे कि जो सेल है उसकी जो इंटरनल कंडीशंस हैं वो डिस्टर्ब हो रही हैं कंट्रोल सेंटर को। और कंट्रोल सेंटर क्या करेगा, कंट्रोल सेंटर इफेक्टर्स को बताएगा और इफेक्टर्स क्या करेंगे, इफेक्टर्स एफर्ट करेंगे, इफेक्टर्स एक्शन करेंगे और फिर सेल को और ऑर्गेनिज्म को स्टेडी स्टेट में ले आएंगे। और ये तब तक रहेगा जब तक फिर एक्सटर्नल फैक्टर उस पर असरअंदाज नहीं होता। तो ये होम्योस्टेटिक कंट्रोल साइकिल है। इसके बाद आगे बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ होम्योस्टेसिस। तो सबसे पहली बात है कि होम्योस्टेसिस इज सेंट्रल रिक्वायरमेंट फॉर लाइफ, के जिंदगी के लिए होम्योस्टेसिस जरूरी है, स्टेडी स्टेट जरूरी है, जिंदगी के ऑप्टिमम फंक्शंस के लिए, जिंदगी के नॉर्मल फंक्शंस के लिए होम्योस्टेसिस जरूरी है। होम्योस्टेसिस डज नॉट मीन्स meant fixed but it keeps internal fluctuation in narrow range, कि होम्योस्टेसिस का ये मतलब नहीं है कि होम्योस्टेसिस में अगर फॉर एग्जांपल टेम्परेचर है तो वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड फिक्स रहेगा। ये थोड़ा सा कम भी हो सकता है, जैसे टेम्परेचर की जो रेंज है 6.8 से लेकर 38.2 तक ये जो है ना वो वेरी करता रहता है। एवरेज टेम्परेचर जो है वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा, इससे थोड़ा सा कम या थोड़ा सा ज़्यादा हो सकता है, लेकिन अगर ज़्यादा होगा तो फिर वो डिस्टर्बेंस हो जाएगी। जैसे कि हम वाटर अवेलेबिलिटी की बात करते हैं कि द कंट्रोल सिस्टम्स वुड नॉट लेट द बॉडी फ्लडेड इन विद वाटर इन अबंडेंट सप्लाई एंड आल्सो नॉट टू डिहाइड्रेट इन ड्राई कंडीशंस अराउंड 70% इन केस ऑफ ह्यूमन के केस में 70% तक लिविंग बॉडी का वाटर होता है। दूसरी एग्जांपल हम लेते हैं जिसमें हम बॉडी टेम्परेचर की बात करते हैं। तो बॉडी टेम्परेचर रेगुलेशन इन ह्यूमन इज बेस्ड ऑन कम्प्लेक्स होम्योस्टैटिक सिस्टम एंड इज आल्सो मेंटेन्ड विद इन नैरो रेंज। और ये जो नैरो रेंज है ये क्या होती है, 36.8 से लेकर 38.2 डिग्री सेंटीग्रेड तक ये जो रेंज रहेगी। और इसी की मेंटेनेंस को बॉडी टेम्परेचर रेगुलेशन कहते हैं और होम्योस्टेसिस कहते हैं। और इसको अगर देखा जाए तो ये फिक्स नहीं है, 37 डिग्री सेंटीग्रेड फिक्स नहीं है, थोड़ा सा कम या थोड़ा सा ज़्यादा हो सकता है, ठीक है। एक एवरेज कंडीशंस के राउंड अबाउट ये चेंजेस होती हैं। तीसरी जो बात करेंगे हम कि स्टेडी स्टेट मीन्स स्टेबल रिलेटिवली कांस्टेंट इंटरनल एनवायरनमेंट, के होम्योस्टेसिस की स्टेडी स्टेट से क्या मुराद है कि ये स्टेबल रिलेटिवली कांस्टेंट का मतलब क्या है कि एवरेज के राउंड अबाउट जो है वो इंटरनल कंडीशन या इंटरनल एनवायरनमेंट मेंटेन रहता है इसमें। चौथी बात करेंगे हम, इट इज़ अ डायनामिक प्रोसेस। डायनामिक हमने अभी पहले भी बात की थी कि रिलेटिवली कांस्टेंट से क्या मुराद है कि ये डायनामिक है, उसके अगेंस्ट एवरेज कंडीशंस के अगेंस्ट ये ऑपरेट होता रहता है। रिक्वायर कंटिन्यूस मॉनिटरिंग ऑफ ऑल द ऑर्गन सिस्टम्स टू डिटेक्ट चेंजेस, रिस्पॉन्ड टू दीज चैलेंजिंग कंडीशन टू रीगेन स्टेडी स्टेट। कि अगर क्या होता है किसी वजह से, हमने पीछे कंट्रोल सिस्टम में हमने बात भी की थी कि अगर किसी वजह से एक्सटर्नल फैक्टर डिपार्चर करवा देता है सेल या ऑर्गेनिज्म का, कि वो नॉर्मल स्टेट से थोड़ा सा आगे शिफ्ट हो जाते हैं, जिसके नतीजे में क्या होता है वो फौरन ही रिसेप्टर्स एक्टिव हो जाते हैं और उसको स्टेडी स्टेट में ले आते हैं। तो ये कंटिन्यूस प्रोसेस है कि एक्सटर्नल फैक्टर इंटरनल एनवायरनमेंट पर असरअंदाज होने की कोशिश करते रहेंगे और इंटरनल एनवायरनमेंट होम्योस्टेसिस करेगा और मेंटेनेंस होती रहेगी।
कौन से कंपोनेंट्स हैं जिनकी ज़रूरत है कि होम्योस्टेसिस की जाए। तो सबसे पहले बात करेंगे तो इधर लेफ्ट से शुरू करते हैं, थर्मोरेगुलेशन। सबसे पहला फैक्टर क्या होता है? थर्मोरेगुलेशन होता है, टेम्परेचर को मेंटेन करना। इसके बाद दूसरे नंबर पे बात करेंगे ऑस्मोरेगुलेशन। ऑस्मोरेगुलेशन में किस चीज़ को मेंटेन किया जाता है? इसमें वाटर और सोल्यूट की कंसंट्रेशन को मेंटेन किया जाता है, जिसमें क्या होता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म के इनसाइड जो वाटर और सोल्यूट की जो कंसंट्रेशन है एवरेज रेंज में मेंटेन की जाती हैं। और तीसरे नंबर पे एक्सक्रीशन है, ये भी बॉडी फ्लूइड रेगुलेशन में आता है। इसमें क्या किया जाता है, इसमें जो मेटाबॉलिक वेस्ट हैं उनको रिमूव किया जाता है। तो ये क्योंकि बॉडी फ्लूइड्स में है तो इसलिए हम यहाँ पर इसको होम्योस्टेसिस में भी पढ़ेंगे। तो यहाँ पर हम इसको थोड़ा सा डिटेल में बढ़ते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ऑस्मोरेगुलेशन से क्या मुराद है। द मैकेनिज्म ऑफ रेगुलेशन जनरली बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स एनवायरनमेंट ऑफ सोल्यूट एंड द गेन एंड लॉस ऑफ वाटर इज ऑस्मोरेगुलेशन। कि ऑस्मोरेगुलेशन में क्या किया जाता है, इसमें रेगुलेट किया जाता है वाटर को और सोल्यूट को, कि सोल्यूट और वाटर गेन एंड लॉस बिटवीन द ऑर्गेनिज्म एंड इट्स एनवायरनमेंट, इसको हम क्या कहते हैं, ऑस्मोरेगुलेशन। दूसरे नंबर पे बात करेंगे थर्मोरेगुलेशन। द मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल बॉडी टेम्परेचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म विद अ टॉलरेबल रेंज इज कॉल्ड एज थर्मोरेगुलेशन। के थर्मोरेगुलेशन में क्या किया जाता है कि बॉडी के टेम्परेचर को एक टॉलरेबल रेंज में मेंटेन किया जाता है, इसको हम थर्मोरेगुलेशन कहते हैं। तीसरे नंबर पे एक्सक्रीशन है। The mechanism of elimination of waste, especially nitrogenous waste, from the bodies of living organism is referred as excretion। कि अगर हम इसकी बात करते हैं एक्सक्रीशन की, तो एक्सक्रीशन में बॉडी फ्लूइड को रेगुलेट किया जाता है और बॉडी फ्लूइड में पाए जाने वाले जो वेस्ट हैं, जो मेटाबॉलिक वेस्ट हैं, उनको रिमूव किया जाता है। तो ये जो पहला था, अगर हम ऑस्मोरेगुलेशन की बात करें और एक्सक्रीशन, ये दोनों बॉडी फ्लूइड रेगुलेशंस हैं। और अगर थर्मोरेगुलेशन की बात करते हैं तो ये टेम्परेचर रेगुलेशन है। तो हमने अब समरी की बात करते हैं। तो हमने सबसे पहले बात की थी कि व्हाट इज होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस को डिफाइन किया था हमने कि ये असल में प्रोटेक्शन है इंटरनल एनवायरनमेंट की फ्रॉम द हार्म्स ऑफ फ्लक्चुएशन इन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। फिर हमने मैकेनिज्म की बात की कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट कंटिन्यूसली चेंज होने की कोशिश करेगा और इंटरनल एनवायरनमेंट पर असरअंदाज होगा। इंटरनल एनवायरनमेंट में आगे फिर क्या होता है, रिसेप्टर्स होते हैं जो इस तब्दीली को सेंस करेंगे और कंट्रोल सिस्टम को बताएंगे। कंट्रोल सिस्टम आगे इफेक्टर्स को बताएगा और इफेक्टर्स क्या करेगा, फिर बॉडी की स्टेडी स्टेट पे मेंटेन कर देगा। कैरेक्टरिस्टिक में हमने बात की थी कि ये जो है फिक्स्ड नहीं है, एक एवरेज रेंज ऑफ मेंटेनेंस के अंदर ये जो ना ऑपरेट होती रहती हैं। डायनामिक प्रोसेस है और इस डायनामिक प्रोसेस के ऑपरेट होने के बाद एक ऑर्गेनिज्म स्टेडी स्टेट में रहता है और नॉर्मल फील करता है। तो हमने कंपोनेंट की बात की थी। कंपोनेंट में हमने कहा था एक तो टेम्परेचर की मेंटेनेंस है और उसके बाद बॉडी फ्लूइड की रेगुलेशन है। बॉडी फ्लूइड रेगुलेशन में हमने बात की थी ऑस्मोरेगुलेशन और एक्सक्रीशन। तो आज के लिए इतना ही, इसके बाद हम फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। अल्लाह हाफिज़।